हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन चैप्टर, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ छोटे छोटे पार्ट में मैंने आप लोगों को उस चैप्टर को पूरा पढ़ाया है। तो उस चैप्टर का आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे और इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर के जो MCQ हैं उसको भी देखेंगे। तो देखिए, मैंने उस चैप्टर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब एक नया साझेदार का प्रवेश होता है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, क्या है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन, जो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, एक ऐसी स्थिति नए साझेदार का प्रवेश है। यानी एक साझेदारी फॉर्म में प्रवेश का मतलब क्या होता है कि जब कोई साझेदारी फॉर्म चल रही है और उसमें कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो वही साझेदार का प्रवेश कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक नए साझेदार के सभी साझेदारों की सहमति से प्रवेश किया जाता है। और जब न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उसमें सभी साझेदारों की सहमति ली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म में पहले से ही 2 पार्टनर हैं। ठीक है, एक फॉर्म में मान लीजिए 2 पार्टनर हैं। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब देखिए, एक फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि एक साझेदारी फॉर्म है। ठीक है, और इसमें ए और बी 2 पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी ये दोनों पार्टनर है, एक साझेदारी फॉर्म है और इसमें कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे कि यह न्यू पार्टनर है। ठीक है, यह न्यू पार्टनर है और यह फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं और यह सी पार्टनर है। ठीक है, यह जो सी पार्टनर है। ठीक है, अब यह इस फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह क्या है, न्यू पार्टनर है। सी जो है वह न्यू पार्टनर है और यह साझेदारी में प्रवेश कर रहा है। तो यही है, साझेदारी में कोई नए साझेदार की जब प्रवेश होता है तो यह ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों की सहमति से ही इस न्यू पार्टनर को प्रवेश दिया जा सकता है फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर कि फॉर्म में एक नए साझेदार के प्रवेश से साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। और जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फॉर्म में जो पार्टनर होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और ऐसे साझेदार को आने वाले साझेदार या नया साझेदार कहा जाता है। और जो साझेदार फॉर्म में न्यू प्रवेश करते हैं उन्हीं को नया साझेदार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रवेश का, यानी एक फॉर्म में न्यू पार्टनर जब प्रवेश करते हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, फॉर्म में नए साझेदार के प्रवेश का प्रभाव यह होता है कि फॉर्म के साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाता है और फॉर्म का क्या होता है, पुनर्गठन हो जाता है। फॉर्म पुनर्गठित हो जाती है। जैसे देखिए कि कोई फॉर्म है और इस फॉर्म में कोई न्यू पार्टनर जब प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो अब इस फॉर्म में जो भी पार्टनर होंगे तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उनमें चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, चूँकि जब न्यू साझेदार कोई फॉर्म में प्रवेश करेंगे तो पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग न्यू पार्टनर के लिए त्यागते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके हिस्से में परिवर्तन हो जाएगी और फॉर्म भी क्या होगी कि पुनर्गठित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, नए साझेदार की क्या सिचुएशन होती है। तो वह साझेदार बनने के पूर्व फॉर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी जब कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो फॉर्म में जो पहले से काम किए गए हैं उसके लिए कोई न्यू पार्टनर उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कौन पार्टनर उत्तरदायी होंगे, तो जो फॉर्म के पुराने पार्टनर है। क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी अभी फॉर्म में प्रवेश किया है तो वह किसी भी तरह से फॉर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वह बाद के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। जब वह पार्टनर बन जाएगा उसके बाद फॉर्म में जो भी कार्य होगा उसके लिए वह उत्तरदायी होगा, लेकिन पहले के कार्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं हो सकता है न्यू पार्टनर। उसके बाद है कि उसके साझेदार बनने के पहले फॉर्म किसी भी ऋण के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी जब साझेदारी फॉर्म है और ऋण अगर ले रखा है तो जो ऋण होगा वह जब न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करेंगे तो इसके लिए न्यू पार्टनर उस ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद है कि नए साझेदार के क्या अधिकार होते हैं। तो देखिए जो न्यू पार्टनर होता है उसको क्या अधिकार होता है, वो फर्म के संपत्ति में एसेट्स में हिस्सा लेने के उसे अधिकार दे दिया जाता है। व्यवसाय के जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें वह हिस्सा पाने का अधिकारी है। इसके बाद है कि नए साझेदार के प्रवेश पर समायोजन कौन कौन से करते हैं। जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में फॉर्म में कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जब कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको निकालते हैं। उसके बाद त्याग अनुपात की गणना करते हैं कि पुराने साझेदार ने न्यू साझेदार के लिए कितना त्याग किया है। उसके बाद हम फॉर्म के जितने भी एसेट्स और जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उनका रिवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद ख्याति का जो गुडविल होता है इसका भी हम लोग क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, गुडविल का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद जो संचय है यानी जो रिजर्व होता है फिर या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या फिर जो लॉसेज है अगर फॉर्म में नहीं लिखी गई है तो उनका भी लेखा हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद पूंजी का भी समायोजन हम लोग करते हैं कि जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो किस पार्टनर ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है उसका भी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं किस सिचुएशन में, जब कोई न्यू साझेदार फॉर्म में प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है कि ख्याति का लेखांकन। अब देखिए ख्याति का लेखांकन कैसे होता है कि जब कोई नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से प्राप्त करता है, यानी कोई न्यू पार्टनर जब फॉर्म में आता है तो वह अपना हिस्सा किससे लेता है, पुराने साझेदार से लेता है, क्योंकि पुराने साझेदार जो त्याग करते हैं वही त्याग किसको मिल जाता है, कोई न्यू पार्टनर को मिल जाता है। इसके लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि चुकानी पड़ती है और जब उसे कोई न्यू पार्टनर को फॉर्म में हिस्सा मिलता है तो वह अपने साथ ख्याति की राशि नकद में लाता है। ठीक है, कैश में लाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, ख्याति एक क्या है, अदृश्य संपत्ति है, यानी ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, यानी वह दिखाई नहीं देती है लेकिन वह क्या है कि उसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए एक व्यापार की बहुत ज़्यादा अगर उसकी गुडविल अच्छी होगी यानी उस व्यापार का बहुत अच्छा नाम होगा तो उसी को हम लोग ख्याति कहते हैं। तो चूंकि यह क्या है, अदृश्य संपत्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन कहीं ना कहीं यह बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और बिजनेस पे बहुत प्रभाव डालती है, जिस पर पुराने साझेदार का अधिकार बनता है। और जो गुडविल होता है उस पर अधिकार किसका होता है, पुराने साझेदार का होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार ख्याति को पुस्तकों में तभी लिखा जा सकता है जब उसके लिए नकद राशि लाई जाती है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो गुडविल होता है उसे हम अपने बुक में तभी लिखेंगे जब उसके लिए न्यू पार्टनर जो है वह कैश में राशि लाएंगे, यानी कैश में वह अपने साथ ख्याति के लिए अमाउंट लाएंगे, तभी ख्याति की राशि को फॉर्म के बुक में लिखा जाएगा। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई राशि पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में बांटी जाती है और जब न्यू पार्टनर फॉर्म के लिए ख्याति की राशि लाते हैं तो यह पुराने साझेदार में ही बांटा जाएगा, लेकिन किस अनुपात में, जितना उन्होंने न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, उसी अनुपात में उनको ख्याति का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यदि नया साझेदार ख्याति के लिए नकद रकम लाने में असमर्थ है तो ख्याति के लिए खाता नहीं खोला जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई साझेदार है वह ख्याति की राशि नहीं ला पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फॉर्म की पुस्तकों में ख्याति का खाता नहीं खोला जाएगा, यानी गुडविल का जो अकाउंट होगा वह क्या होगा, नहीं खोला जाएगा। ठीक है, वह नहीं खोला जाएगा। परंतु इसके लिए नए साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते को डेबिट किया जाएगा, लेकिन जो न्यू पार्टनर होगा वह अपने साथ जो भी कैपिटल का अमाउंट लाएगा उसके चालू खाते को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते और जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते या फिर जो उनके करंट अकाउंट हैं उनको त्याग अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संचित लाभ या संचय। अब देखिए संचित लाभ और संचय के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यदि नए साझेदार, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय फॉर्म के चिट्ठे में संचित लाभ, संचय आदि हो तो इसका विभाजन पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में किया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस समय
फॉर्म के चिट्ठे में जो भी रिजर्व का अमाउंट या फिर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो इनका जब हम लोग विभाजन करेंगे, यानी जब इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर जो हैं उनके ओल्ड रेशियो यानी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो संपत्ति होती है उसका पुनर्मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो जब भी कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो संपत्ति और दायित्वों का क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटीज होते हैं उनको लिख लिया जाता है, और ये सभी समायोजन जो होते हैं यानी ये सारे जितने भी एडजस्टमेंट हैं उनका पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है और समायोजन खाता के माध्यम से किया जाता है। यानी उनका क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और समायोजन खाते के माध्यम से उनका हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, और इस खाते के शेष लाभ हानि को पुराने साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है, और जो भी उसका बैलेंस बचता है उसको हम लोग पुराने साझेदारों को उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। उसके बाद है लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो जब भी कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए लाभ विभाजन अनुपात की गणना हम लोग करते हैं। जैसे कोई न्यू पार्टनर हैं और फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो फॉर्म का क्या होगा कि जो फॉर्म के पुराने पार्टनर हैं इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कमी हो जाएगा, या फिर जो भी परिवर्तन होगा तो उसका लेखा करने के लिए हम लोग ही लाभ विभाजन अनुपात का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद है कि साझेदारों के पूंजी खाते का समायोजन। तो देखिए साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं यानी जो कैपिटल अकाउंट होता है उनका समायोजन हम लोग कैसे करते हैं। तो जब भी कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करने पर यह तय किया जा सकता है कि नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में या नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर ख्याति की पूंजी को समायोजित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को समायोजित करना होगा, और उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि कोई ओल्ड पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते में वांछित राशि से अधिक जमा हो, यानी जितना राशि उन्हें जमा करना चाहिए उससे अधिक जमा हो, तो जो अतिरिक्त यानी जो एडिशनल राशि है उसको निकाल ली जाएगी, और यदि पूंजी खाते की राशि कम है तो राशि लानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर अमाउंट जो है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, अगर अमाउंट अधिक है तो वह राशि क्या किया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और यदि कम है तो न्यू पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, अब चलिए हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई यहाँ पे अगर समझने में कोई टॉपिक को प्रॉब्लम होती है तो मैंने इस सारे टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें, वहाँ से आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे चूँकि एक रिवीजन क्लास था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यह क्लास को किया है। ठीक है, अब हम लोग MCQ को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो न्यू पार्टनर हैं, ठीक है, देखिए जो नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र यानी जो बैलेंस शीट होता है उसमें दर्शाए गए जो संचय हस्तांतरित करेंगे, मतलब कि जो रिजर्व का राशि होता है उसको हम लोग कहाँ हस्तांतरित करेंगे, यानी जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है और जो पुराने बैलेंस शीट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ बोला जा रहा है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, या फिर नए साझेदार के पूंजी खाते में, या फिर पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, क्योंकि जब कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो जितने भी फॉर्म के जो भी प्रॉफिट लाभ है वो पुराने साझेदार ही बांटेंगे, तो हम लोग पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग के लिए यहाँ क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि अ, ब और स यानी A, B और C क्या है, पार्टनर है, एक फॉर्म के पार्टनर हैं, और D नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। तो
पुराने फॉर्म का पुनर्गठन होगा, विघटन होगा, पुराने फॉर्म या फिर पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब एक साझेदारी फॉर्म चल रही होती है और उसमें कोई न्यू पार्टनर प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो साझेदारी फॉर्म होती है, यानी जो पुरानी साझेदारी फॉर्म है, वह पुनर्गठित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर जो संपत्ति होती है उसके मूल्य में वृद्धि को नाम किया जाएगा, तो किस खाते में किया जाएगा? तो जब कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश किया जाता है और जो उसकी फॉर्म का जो एसेट्स होता है उसके मूल्य में क्या हो गया? वृद्धि हो गया, यानी उसका जो मूल्य है, प्राइस है, उसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो उसको किस नाम किया जाएगा, यानी उसको डेबिट किया जाएगा, लेकिन कौन से खाते को? तो उसके संपत्ति खाते को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, फॉर्म के जो संपत्ति खाता होता है उसको डेबिट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अतिरिक्त लाभों को जो कि पुराने फॉर्म के चिट्ठे में दर्शाए गए हैं हस्तांतरित करेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, तो न्यू पार्टनर जब साझेदारी में प्रवेश करते हैं और जो फॉर्म का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको पुराने फॉर्म के चिट्ठे में दर्शाया गया है, तो उसको हम लोग किस खाते, मतलब कि किस पार्टनर में उसको हस्तांतरित करेंगे? तो देखिए, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसको हम लोग पुराने साझेदारों के पुराने लाभानी अनुपात में करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की बुक में, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए यहाँ पे है कि एक फॉर्म के जेड को लाभ में 1/4 हिस्सा से प्रवेश दिया जाता है, यानी एक फॉर्म चल रही है उसमें जेड एक न्यू पार्टनर है और उनको 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 रुपया भी लाता है। तो यह पुराने साझेदार जो कि XY है द्वारा लिया जाएगा, किस अनुपात में? तो उन्होंने जितना भी जेड के लिए त्याग किया है उसी अनुपात में यह ख्याति की राशि को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर हो जाएगा, त्याग अनुपात में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया साझेदार अगर फॉर्म में प्रवेश पर, यानी कोई न्यू पार्टनर है और फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होता है उसको हम लोग किस खाते में दिखाते हैं? तो उसको हम लोग किस खाते में दिखाते थे? लाभ हानि समायोजन खाता, जिसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते थे। ठीक है, तो लाभ हानि समायोजन खाता में हम लोग दिखाते हैं। जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। चूँकि मैंने इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के साथ एक नॉमिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर इस क्लास को देखिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करते हैं समय जो जनरल में रिजर्व का अमाउंट होता है वह कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? तो जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो समान संचय का हस्तांतरण होता है वह पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ, ब और स 3 साझेदार हैं। अब क्या है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जो कि लाभ हानि विभाजन अनुपात 4:3:2 है, और डी एक न्यू पार्टनर है जो 1/10 भाग के लिए वह फॉर्म में प्रवेश उसको दिया जाता है। तो ए, बी, सी और डी का न्यू रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो ए पार्टनर है, ए, बी और सी पार्टनर का कितना है? 4:3:2 है, और डी पार्टनर है उनका हिस्सा कितना है? 1/10 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फॉर्म का जो मूल्य है वह पूरा, तो हम फॉर्म का प्रॉफिट कितना मानेंगे? टोटल 1 मानेंगे। ठीक है, टोटल 1 मानेंगे, और इसमें से कितना को घटा देंगे? जो डी का शेयर है वह घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 10, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 10 - 1 तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9/10 हो जाएगा। अब हम लोग 4/4 जो है, 4/A का हिस्सा कितना है? पुराने जो फॉर्म है उनके अनुसार इनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है? तो 4/4 3 7 2 9, 4/9 है। तो देखिए, अब देखिए इसका कितना था? 4/9 गुना
और मैंने यहाँ पे निकाला था तो कितना था 10 माइनस 9/10, तो ये 9/10 हो जाएगा किसका, ए का हो गया। ठीक है, उसी तरह बी का हो जाएगा कितना, बी का 3/9 है गुना। अब देखिए यहाँ पे मैंने सोल्व करके बताया था 1 माइनस, चूँकि पूरा जो फॉर्म का प्रॉफिट होता है उसको 1 मानते हैं और उसमें से डी का हिस्सा घटा देंगे, वही हिस्सा ए बी सी का होगा और न्यू में से और पुराने को गुना करके और उसका न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए अब बी का कितना है, तो बी का देखिए कितना 9/10 होगा। ठीक है, उसी के बाद सी का, तो सी का कितना है 2/9। ठीक है, 2/9 गुना 9/10 हो जाएगा। ठीक है, और डी का तो हमको पता ही है 1/10 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, या 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 2/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 से 9 कट गया, 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 से 9 कट गया, 2 से 10 कट गया, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और जो डी है उसका हिस्सा कितना है, डी का हिस्सा 1/10 है। ठीक है, 1/10 है। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 5 10 10 10 होगा इसका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 5 दूना 10, फिर 2 होगा, फिर कितना हो जाएगा 10 एक बार और 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी नीचे वाले सबको आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, और उसमें गुना कर दीजिएगा, जैसे आप लोग भिन्न का जोड़ बनाते होंगे ना वैसे ही कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ गया हो आप लोग को तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो हम इसका एक और वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी एक फॉर्म में प्रवेश करते हैं, उनका लाभ विभाजन 3:2 है और 100 1/3 हिस्सा प्रवेश दिया जाता है, तो अ व स का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है यह क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। ठीक है, देखिए ए और बी का, ठीक है, ए बी का यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लिख देती हूँ। देखिए ए और बी का हिस्सा कितना है 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। और सी को कितना मिलता है, सी को 1/3 हिस्से के लिए इसको प्रवेश मिलता है। तो चूंकि हम लोग फॉर्म का पूरा प्रॉफिट 1 मानेंगे और इसमें से घटा देंगे 1/3 को। ठीक है, यानी सी का हिस्सा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 1, तो 2/3 हो जाएगा। तो यह 2/3 क्या हो जाएगा, ए बी का न्यू रेशियो हो जाएगा और उनके पुराने जो रेशियो है उसमें हम लोग यह 2/3 को एडजस्ट करेंगे। तो अब देखिए 2/3 आया, तो अब देखिए ए बी का हम लोग ए बी और सी का करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए का पुराना कितना है 3/2 है, 3/5 होगा। ठीक है, और गुना करेंगे इसको कितना से 2/3 से। ठीक है, 2/3। उसी तरह बी का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बी का करेंगे तो बी का कितना है 2/5 है। ठीक है, 2/5 है। फिर गुना कितना करेंगे 2/3 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग के लिए बता देती हूँ। देखिए ए बी सी, ठीक है, तो ए का कितना है 3/5 है, गुना है। जब इसको हम लोग सोल्व किए थे तो कितना आया था 1 -3 2/3 आया था। ठीक है, 2/3। और फिर बी का कितना है 2/5 है, गुना यह भी कितना आया था 2/3 आया था। ठीक है, और सी का चूंकि दे रखा है 1/3 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से 3 कट गया। ठीक है, जो भी कटेगा इसको काट दीजिए, तो 2/5 आ जाएगा एक का। ठीक है, 2/5। बी का कितना आ जाएगा 4/15 और इसका कितना आ जाएगा 1/3। और अब हम लोग क्या करेंगे 5 3 5 15 और 3 का एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद जो भी एलसीएम लेके आएगा उसमें भाग दे देंगे, फिर गुना करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वह आएगा 6:4:5। ठीक
ठीक है, यही आएगा। आप लोग खुद से सोल्व इसको कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि एक्स और वाई एक साझेदार है जो लाभों को 1:1 में बांटते हैं और जेड 1/5 भाग के लिए फॉर्म में प्रवेश करता है और वह ख्याति के लिए 25,000 रुपया लाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर्म का जो टोटल जो गुडविल का अमाउंट है वह कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/5 हिस्सा लाता है तो ख्याति के लिए कितना लाता है, 25,000 लाता है। तो पूरा फॉर्म का प्रॉफिट कितना होगा, 1 होगा, तभी तो वह 1/5 लाया है। तो एक के लिए कितना होगा, x होगा। तो अब हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा, 25,000। ठीक है, 25,000 गुना, चूँकि फॉर्म का पूरा प्रॉफिट निकालना है तो कितना होगा, 1/5। ठीक है, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 गुना, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, चूँकि 1 नहीं लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, यानी 1,25,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आप लोग के बुक में दिया हुआ था, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।